हम लोग बात कर रहे थे आपका आर्टिकल 75 और 75 कह रहा है कि भारत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो सबसे पहली चीज ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, इन शब्दों के अर्थ क्या है, क्योंकि ये शब्द बार बार प्रयुक्त होंगे जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के बारे में बात करेंगे। वहां भी यह आएगा कि भारत के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं इनकी सलाह पर करेगा। तो इस सलाह का नेचर क्या है, क्योंकि सलाह के अनेकों नेचर होते हैं। सलाह का एक नेचर यह भी है कि आपने हमें सलाह दी, हम माने या न माने, और दूसरा यह भी है कि आपको किसी मामले में इतना अनुभवहीन माना गया है कि उस पर्टिकुलर मामले में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप एक जानकार आदमी की सलाह से काम करें, और वहां पर जानकार आदमी, उसकी सलाह आप पर बाइंडिंग हो जाएगी, तो सलाह से काम करेगा। इन शब्दों के क्या अर्थ हो सकते हैं, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि यह सामान्य बात नहीं है। और किसी भी बात के अर्थ को समझने के लिए उस पूरे संदर्भ को समझना होता है जिस संदर्भ में वो बात कही जाती है, और उस उद्देश्य को भी समझना पड़ता है जिस उद्देश्य के लिए वो बात कही गई। इसलिए मामला इतना आसान नहीं होता। आप जब तक संपूर्ण सिनेरियो और संपूर्ण पर्पस ये अपने ध्यान में नहीं लेंगे, तब तक लिटरल अगर शाब्दिक अर्थान्वयन किन्हीं शब्दों का करने लगे आप, तो हो सकता है सही अर्थ पर पहुंचने से चूक जाएंगे। और इसीलिए किसी भी शब्द पर या किसी भी वाक्य पर विचार करने में, उसका अर्थान्वयन करने में न्यायालय को बहुत समय लगता है, क्योंकि सम्यक अर्थ निकालना है। और जब भी सम्यक अर्थ निकालना होगा तो बड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि सम्यक का मतलब ही है न ज्यादा न कम, दोनों बातें हैं। अगर ज्यादा है तो भी गलत और कम है तो भी गलत। हमने आपसे चर्चा की थी कि डाइटिशियन ये आपको सम्यक भोजन करना सिखाता है, जितनी जरूरत उतना ही। और ये कठिन मामला है, आपसे जब सम्यक भोजन की अपेक्षा होती है तो फिर विशेषज्ञ इसकी सलाह की जरूरत है, उस मामले में विशेषज्ञता ये चाहिए। तो इसलिए ये सलाह से काम करेगा। इन शब्दों का सामान्य अर्थ नहीं लिया जा सकता, कहीं पर इनका अर्थ ऐसे भी हो सकता है, और जो कि सलाह का सामान्य नेचर होता है। हमने आपसे कहा था सलाह हमेशा समान आयु के लोग देते हैं, सामान्यतः, इन जनरल। लेकिन एक्सेप्शनली ऐसा भी हो सकता है कि आप पर्टिकुलर मामले में कम जानकार हैं, यद्यपि बड़े हैं। और बड़ा होना यह भी कई दृष्टिकोणों से है। जैसे आप पद में बड़े हैं, आप कद में बड़े हैं, यह भी बड़ा होना है। और आप कद और पद में छोटे हैं, लेकिन फिर भी आपके गुणों, ठीक, आपके व्यक्तित्व के इतने डायमेंशंस हैं, आपके व्यक्तित्व के इतने आयाम हैं कि आप बड़े हैं, ये मानना ही होगा। तो बड़ा होना यह भी कई दृष्टिकोणों से है। लेकिन चलिए, आप एक पर्टिकुलर मामले में उतने बड़े नहीं हैं, लेकिन उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, हर चीज में बड़े हैं। बस एक विशेष क्षेत्र है, उसमें आपका अनुभव और ज्ञान उतना नहीं है जितना मेरा है। और आप उम्र में भी हमसे बड़े हैं, तो फिर यह नहीं शब्द उपयोग हो सकता है कि हम आपके मार्गदर्शन में काम करें। यद्यपि एक विशेष फील्ड है, उस फील्ड में हम आपके बराबर नहीं हैं, लेकिन बाकी सब फील्ड में हम आपके बराबर ही तो छोड़िए, आपसे बहुत बड़े हैं। तो उस पर्टिकुलर फील्ड में जब हमें काम करना है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करते समय हम आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाकी सब क्षेत्रों में तो हम आपसे बड़े हैं ही।
तो ये कहना थोड़ा अटपटा लगेगा, इसलिए ये कहा जाएगा कि उस पर्टिकुलर फील्ड में जब आप काम करें तो इनकी सलाह से करें, जबकि सामान्यतः सलाह ऐसी होती है जिसे चाहे माने और चाहे तो न माने। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सिंबल ऑफ नेशन है और नेशन से बड़ा कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी है, नेशन का सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अपने में कुछ भी नहीं है, वो देश का उच्चतम न्यायालय है और राष्ट्रपति कौन है? देश के प्रतीक है, इसलिए राष्ट्रपति से ऊपर कोई नहीं हो सकता। राष्ट्रपति का कद और पद ये सब कुछ सर्वाधिक बड़ा है, लेकिन फिर भी जब न्यायिक क्षेत्रों में काम की बात होगी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अधिक बेहतर जान सकते हैं कि कौन व्यक्ति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने योग्य है, क्योंकि वे उस फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन के सोर्स ये ज्यादा है और ये भी तय है कि अकेले अगर वे अपने को उपलब्ध ज्ञान के आधार पर निर्णय लेकर राष्ट्रपति को सलाह देना चाहे तो वो सलाह भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें पहली बार उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि यहां जो शब्द लिखा है अनुच्छेद 124 में कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे, इस सलाह का अर्थ ऐसा है कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति की नियुक्ति करेंगे जिस व्यक्ति के बारे में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने सलाह दी है, जब तक कि कोई बहुत ऐसा कारण न हो जिसके कारण से लगता हो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश महोदय शायद दिग्भ्रमित हो गए हैं। जब तक ऐसा बहुत उचित कारणों से न लगता हो तब तक मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह ये बाइंडिंग रहेगी और राष्ट्रपति को उसी के मुताबिक काम करना चाहिए या काम करना होगा, क्योंकि संविधान यही चाहता है। क्योंकि हम संदर्भों को अलग करके, उद्देश्य को अलग करके किसी भी शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस लिए कर रहे हैं? ताकि वो अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से कर सके। और उसके पदीय कर्तव्य क्या है? उसका पदीय कर्तव्य है कि ईमानदारी से, निष्पक्षता पूर्वक, निर्भीकता पूर्वक कानून की न सिर्फ व्याख्या करे बल्कि कानून को लागू भी करे और कानून के अनुसार निर्णय दे। तो जो व्यक्ति लगातार काम करता रहा है उसके बारे में वो व्यक्ति जिसके सुपरविजन में उसने काम किया है वो अधिक अच्छा बता सकता है कि इन तमाम लोगों में कौन इस लायक है कि उसे सुप्रीम जुडिशरी में अपॉइंट किया जाए। इसलिए वहां सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन किया, ये इंटरप्रेट किया, यहां राष्ट्रपति सलाह से काम करेंगे। इसका अर्थ यह है कि मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से वो तब तक अलग नहीं हटेंगे जब तक कोई बहुत उचित कारण नजर न आता हो, ऐसा न लगता हो कि नहीं, अगर ये कमी है इस आदमी में तो लाख अच्छाइयां सही, लेकिन फिर भी ये उस इंस्टीट्यूशन में बैठने योग्य नहीं है। हमने आपसे कहा था कि व्यक्ति में बहुत सी अच्छाइयां हो सकती लेकिन उसकी एक बुराई सब पर भारी पड़ सकती है और उस एक बुराई के कारण से हो सकता है उसे उस स्थान पर पहुंचने से रोक दिया जाए जिस स्थान पर वो पहुंचने का अन्यथा अधिकारी होता। तो अगर ऐसी कोई बुराई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा सजेस्ट व्यक्ति में नजर आ रही है तो नहीं। और फिर एक बात यह भी है कि जो भारत की न्यायपालिका है, यह भारत में न्याय के क्षेत्रों में काम करने वाले लोग हैं, उन सबको न तो व्यक्तिगत रूप से सीजीआई जानते हैं और न सबके बारे में उचित निर्णय ले सकते हैं। हमेशा कलेक्टिव राय ये ज्यादा ठीक होती है।
इसलिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह भी डिसाइड किया था कि जिस राज्य से नियुक्ति होनी है उस राज्य का अगर कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है तो उस व्यक्ति की राय अवश्य ली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करने के पहले उस व्यक्ति को। और प्यूने जज, ये प्यूने जज एक विशेष शब्दावली है जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है। आपसे कई बार प्री में ये भी पूछ देते हैं कि प्यूने जज ये कहां कहां होते हैं, तो प्यूने जज वरिष्ठ न्यायाधीश को कहते हैं और वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होते हैं। 4 प्यूने जज, इन्हें मिलाकर एक कॉलेजियम बनेगा और इस कॉलेजियम की कलेक्टिव राय आएगी और वो सीजीआई की राय समझी जाएगी और सीजीआई वो राय राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। इसलिए सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। इन शब्दों के स्कोप को समझ लेना जरूरी है। आप में और एक आम आदमी में जो फर्क समझा जाता है वो यही समझा जाता है कि आपसे अपेक्षित है कि आप सही और समुचित अर्थान्वयन करेंगे। आम आदमी तो पढ़ेगा और शब्दों के जो सामान्य अर्थ हो सकते हैं वो निकाल लेगा और शब्दों के सामान्य अर्थ कई बार आपको ठीक दिशा में नहीं ले जाते, इसलिए सोच समझकर उनका अर्थ निकालना, इसके लिए समझदार आदमी की जरूरत है। और आपसे अपेक्षित यही है कि आप ठीक अर्थ निकालेंगे और ठीक अर्थ निकालने के लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि जो कुछ कहा जा रहा है वो किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, और जो कुछ अर्थ हम निकाल रहे हैं क्या उससे उस उद्देश्य की प्राप्ति होगी। क्या जिन संदर्भों में बात कही गई है उन संदर्भों में यह बात ठीक लगेगी जो अर्थ हम निकाल रहे हैं। जब आप इस दृष्टिकोण से विचार करते हैं तो आप सही जगह पहुंचते हैं। तो इसलिए सलाह पर काम करेगा। इन शब्दों के अर्थ ऐसे नहीं ले सकते कि जो सलाह मुख्य न्यायमूर्ति दे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसी सलाह के मुताबिक काम करे, लेकिन इसका अर्थ ऐसे भी नहीं ले सकते कि राष्ट्रपति अकारण मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा सजेस्ट व्यक्ति को छोड़कर किसी और की नियुक्ति करें। तो यहां पर सलाह से काम करेगा क्योंकि वहां एक स्पेशल फील्ड में आदमी को काम करना है। और यहां स्थिति क्या है, यहां राष्ट्रपति सिर्फ फॉर्मल शक्ति का उपयोग करेंगे, यहां सिर्फ फॉर्मल शक्ति का उपयोग करेंगे, यहां वो रियल रूलर नहीं है। सारे काम प्रधानमंत्री को करने हैं, किए उनके नाम में जाएंगे। समस्त कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग ये उनके नाम में जरूर होगा, लेकिन सब कुछ स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा और किया जाना जरूरी है। पीछे हम लोग पढ़ के आए, जब हम लोगों ने विचार किया कि राष्ट्रपति टाइटुलर हेड हैं या रियल हेड हैं, तो हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री ही एक्चुअल ताकत का मालिक है और उसी को होना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव में वो गया था अपने पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लेकर। वो बहुमत प्राप्त दल का नेता है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा का विश्वास उसे अर्जित है। देश के विधायी और वित्तीय प्रस्तावों के प्रति विधायिका की सहमति वो ला सकता है, इसलिए उसे अपने सहयोगी चुनने का हक ये मिलना चाहिए और कोई बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक कि उसके सहयोगी ये उच्च कोटि के ना हो। जैसे हमें कई बार डिक्टेट करना होता है, कुछ लिखवाना होता है, तो हम कहते हैं विनय ही नहीं है, लिखाएं कैसे। तो ऐसा थोड़ी है खाली वही लिखना जानते हैं, लिखना तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन हमारी एक ठीक है अपैथी, एक समानुभूति ये उनके साथ विकसित है। हम ये बोलेंगे, हम कोई शब्द बोलेंगे, उन्हें पता है ये कहां पे हमें पैरा बदल लेना है, कहां पे हमें लाइन चेंज कर देनी है,
कहां पे हमें इन्वर्टेड कामास देने हैं, कहां पे हमें कामा देना है, वो हमें बोलना नहीं पड़ेगा, हम बोलते चले जाएंगे और वो ऑटोमेटिकली समझते चले जाएंगे। अन्य किसी को बैठा लें तो समस्या आती है, बार बार हमें बताना पड़ेगा कि ये लिखो ये लिखो, उसमें समस्या आएगी। यानी आपके सहयोगी बेहतर नहीं है तो आप बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते। हर व्यक्ति को अपने सहयोगी चुनने का हक होना चाहिए और इसीलिए प्रत्येक प्रधानमंत्री या प्रत्येक मुख्यमंत्री को यह हक है कि वो जिसे चाहे मंत्री बनाए और जिसे चाहे मंत्री न बनाए। इन शब्दों के जो अर्थ निकाले गए हैं, जो 75(1) में प्रयुक्त हुए कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे, क्योंकि यहां संदर्भ दूसरा है। प्रधानमंत्री को कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग करना है। प्रधानमंत्री बेहतर जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त रहेगा, गृह मंत्रालय के लिए काम लेने में हमें किससे सुविधा होगी, वो ये जानते हैं। बाउंडेशन तो सबके लिए संविधान की है ही, कॉन्स्टिट्यूशन तो बाहर जाकर तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। सबको रहना तो उसी बाउंड्री के भीतर है, लेकिन उस बाउंड्री के अंदर भी काम को बेहतर ढंग से चलाया जा सके, इसके लिए प्रधानमंत्री को अपने सहयोगी चुनने का हक होना चाहिए। और इसीलिए लिखा है कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यहां राष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि संदर्भ इसी प्रकार को ध्वनित करता है, संदर्भ इसी अर्थ को सजेस्ट करता है। और इसीलिए आप देखते हैं प्रत्येक सरकार को नौकर चाहिए, यानी अफसरों की नियुक्ति और स्थानांतरण का हक प्राप्त होता है। और प्रत्येक सरकार जैसे ही शपथ लेती है, वैसे प्रमुख जो अधिकारी हैं देश या प्रदेश के, वो अपने हिसाब से उन्हें चेंज करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। जो नासमझ हैं वो इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को हक है अपने मुताबिक सहयोगी चुनने का, और अगर सहयोगी आपको सहयोग नहीं कर रहे तो आप कुछ नहीं कर सकते। हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए, सारे हमारे विरोधी लोग प्रमुख पदों पर बैठे, हम आदेश दे रहे हैं, आदेश के पालन को बाध्य हैं, लेकिन हमने 15 दिन का समय दिया आदेश के पालन के लिए, तो ठीक 15वें दिन उसका पालन शुरू किया। तो 15 दिन, जब 15वें दिन शुरू किया तो कानूनन या आपका देखने में तो ये ठीक लगेगा, लेकिन ये ठीक होगा नहीं, और उससे मेरी परफॉर्मेंस एडवर्सली अफेक्ट होगी। और अगर मेरे अपने पसंद का व्यक्ति उस प्रमुख पद पर बैठा होगा तो वो हमें सपोर्ट करेगा। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह हक है कि जब वो सत्ता में आता है तो अपने हिसाब से नौकरशाही का चुनाव करता है, अपने हिसाब से सारी चीजों का निर्धारण और नियंत्रण ये करता है। हाँ, अल्टीमेट बाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की है, वो रहेगी। तो यहां सलाह से काम करेगा, इन शब्दों के अर्थ खूब ढंग से समझ लेने, ठीक है, समझ लेने जरूरी है। तो मंत्री की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर हो गई, लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री की नियुक्ति का सवाल है, उसके बारे में राष्ट्रपति स्वतंत्र दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है मानो राष्ट्रपति पर कोई नियंत्रण इस फील्ड में है ही नहीं है, क्योंकि क्या लिखा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और फिर एंड कंजंक्शन का प्रयोग कर लिया, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो अन्य मंत्रियों के बारे में प्रधानमंत्री की सलाह लेगा, लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री के बारे में वो स्वतंत्र रूप से काम करने को अपेक्षित है। लेकिन क्या वाकई स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगा वो? सवाल यही है। क्या इस लाइन को ऐसे ही पढ़ें कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा? क्या यह सही है कि राष्ट्रपति के बारे में ऐसा बोल दिया जाए कि वो जिसे चाहे देश का प्रधानमंत्री बना सकता है? तो जब इस लाइन का परीक्षण हम करना शुरू करते हैं तो दिखता यह है
कि ये बात सिर्फ बात बचती है। ऐसा है नहीं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करें, यह संवैधानिक अपेक्षा जरूर है, लेकिन राष्ट्रपति ऐसा कर नहीं पाएंगे अगर करना भी चाहें, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होगा उसे लोकसभा का विश्वास अर्जित करना होगा, क्योंकि 75-3 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी मंत्रिपरिषद जो कुछ करना चाहेगी उसके लिए उसे विधायी समर्थन चाहिए और लोकसभा से चाहिए। तो अगर वो व्यक्ति जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं है उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना देंगे, तो वो लोकसभा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन कर ही नहीं पाएगा। क्यों? लोकसभा ये कहेगी कि आप ये नहीं करेंगे। उत्तरदायी होने का मतलब ये होता है कि आप हमें उत्तर देंगे और उत्तर से हम संतुष्ट होंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा नहीं। अकाउंटेबिलिटी इसका मतलब ही है। तो राष्ट्रपति अगर ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं है, तो फिर प्रधानमंत्री अपना कामकाज कर ही नहीं पाएगा। और प्रधानमंत्री कामकाज नहीं कर पाएगा तो कार्यपालिका शक्ति का उपयोग किसके माध्यम से, किसके नाम में होना है? राष्ट्रपति के नाम में। तो राष्ट्रपति देश का शासन चला ही नहीं सकते। इसलिए लाइन दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि मानो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति स्वतंत्र हैं, लेकिन नहीं स्वतंत्र हैं। फिर यह लाइन लिखी क्यों कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे? यह लाइन उन दशाओं के लिए लिखी है जिन दशाओं में राष्ट्रपति को यह दिख रहा है कि लोकसभा में कोई दल ऐसा नहीं है जो बहुमत प्राप्त दल का नेता हो या जिसे लोकसभा का विश्वास अर्जित होता दिखाई देता हो। ऐसा स्पष्ट दिखता हो कि अमुक व्यक्ति को लोकसभा का विश्वास अर्जित है या अमुक व्यक्ति लोकसभा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर लेगा, ऐसा दिखता नहीं है। उन दशाओं में फिर राष्ट्रपति के पास विकल्प सीमित होंगे। एक विकल्प तो यह हो सकता है कि लोकसभा को हम डिसॉल्व करें, क्योंकि उसकी ताकत भी राष्ट्रपति के पास है। हम लोगों ने देखा था लोकसभा का विघटन, ये वो कर सकते हैं। सत्र सत्रावसान और लोकसभा का विघटन, ये सारे काम कर सकते हैं। अब चूंकि कोई ऐसा नहीं दिखता जो लोकसभा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन कर पाए, तो एक रास्ता यह है कि राष्ट्रपति तत्काल लोकसभा का विघटन करें, नए चुनाव कराएं, और फिर मान लो नए चुनावों में भी यही पोजीशन आए तो आखिर क्या करें? और एक स्थिति यह भी हो सकती है कि लोकसभा उनमें से राष्ट्रपति उनमें से जितने लोग उसके समक्ष हैं किसी व्यक्ति को नियुक्त करें प्रधानमंत्री और उससे कहें कि लोकसभा का विश्वास वो अर्जित करे। अगर कर ले जाए तब तो कोई बात ही नहीं है, और न कर पाए तो फिर लोकसभा का विघटन, या वही कि जैसे युद्ध अंतिम विकल्प है शांति का। युद्ध हमेशा शांति के लिए होना चाहिए, युद्ध कभी जिद के लिए नहीं होना चाहिए। और युद्ध खराब नहीं है, वो युद्ध खराब है जो जिद के लिए, सम्मान के या अपनी नाक की रक्षा के लिए लड़ा जाए, वो युद्ध खराब है। हमने आपसे कई बार चर्चा की, इसीलिए रावण के पक्ष को गलत कहा गया है, इसीलिए कौरवों के पक्ष को गलत कहा है, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लड़ रहे थे और दूसरा पक्ष जो उनसे संघर्ष कर रहा था वो शांति और मानव मूल्यों के लिए युद्ध कर रहा था। यही दिस इज द बेसिक डिफरेंस। जो मानव मूल्यों के लिए संघर्ष करेगा, यूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भी सेना है भाई, यूएनओ की भी सेना है और वो विभिन्न देशों में जाती है, ठीक है। तो शांति की स्थापना के लिए जो जिस संगठन का निर्माण हुआ उसकी सेना क्यों होगी?
ठीक है भाई, शांति के लिए जिस संगठन का निर्माण हुआ उसकी सेना की कोई जरूरत ये तो दिखती नहीं। लेकिन कई बार दुष्ट इतने दुष्ट हो सकते हैं कि उनसे बातों से निपटा ही नहीं जा सकता, इसलिए फिर सेना की आवश्यकता है। हां, व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह संगठन युद्ध नहीं करेगा, इसलिए उसे शांति की स्थापना में लगा हुआ संगठन वे कहते हैं। तो अंतिम विकल्पों का प्रयोग अंतिम स्थिति में ही होना चाहिए। ऐसे ही लोकसभा इसे भंग करना यह अंतिम विकल्प है। इस विकल्प का इतनी आसानी से उपयोग नहीं करना चाहिए, और जब इतनी आसानी से उपयोग न करें राष्ट्रपति, यह अपेक्षित है राष्ट्रपति से संवैधानिक रूप से, तो राष्ट्रपति को कुछ ताकत तो देनी पड़ेगी। तो उस दशा को ध्यान में रखकर यह बात लिखी गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन एक बड़ी सीधी बात है कि अगर चुनावों में एक दल को स्पष्ट बहुमत मिला है, बिल्कुल कोई दिक्कत है ही नहीं है, तब राष्ट्रपति का यह विवेकाधिकार सीमित दिखाई देता है। क्योंकि अब अगर वो किसी और की नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसलिए उस दशा में राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होगा कि वे बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए बुलाएं और उसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री के तौर पर करें। अब यहां पे एक और सवाल उठता है, वो संवैधानिक महत्व का है, या एलएलएम में जो पीपीटी टाइप की जो चीजें होती हैं उनमें ये सवाल उठते हैं कि ये जो बात है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, इस बात में या इस बात को हम क्या माने हैं? एक संवैधानिक परंपरा, एक कन्वेंशन माने, यह संविधान का भाग माने? तो इस विषय पर जो एकेडमिशियंस हैं उनका मत यह है कि भाई अगर टोटल पढ़ा जाए 75 को और 74 को टोटल पढ़िए तो यह कन्वेंशन दिखाई देता है, यह संविधान का उपबंध नहीं दिखाई देता। या यूं कहें, अब संविधान में है तो संविधान का उपबंध नहीं दिखाई देता, यह भी कहना अच्छी बात तो नहीं है, न कहा जा सकता है। तो एकेडमिशियंस ये कहते हैं कि बस इसके बारे में इतना मान सकते हैं कि ब्रिटेन में चल रहा ये कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है, यह संवैधानिक परंपरा है जिसको भारत के संविधान में लिखित रूप में शामिल कर लिया गया है। इतना ही मानना चाहिए, क्योंकि जब हमसे यह कहा जाता है कि अमुक चीज क्या है, तो उसका जो सत्य स्वरूप है वही हमें सामने रखना चाहिए। और वो कहते हैं जब सत्य स्वरूप इसका परीक्षण हम करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि यहां जो कुछ लिखा है वो अधिकतम इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा है जिसको हमने लिखित रूप में संविधान में शामिल कर दिया। कारण वो कहते हैं अगर यह संविधान का भाग है तो फिर यह न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल यह भी होना चाहिए, क्योंकि संविधान एक कानून है। ठीक है, whatever has been write down in the Constitution of India, if that is not enforceable by the process of law, then how can you say that any legal sanction is running behind this provision? How can you say? ठीक है भाई, ठीक है, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति के नाम में होगा, ठीक है, और वे इसका प्रयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार करेंगे। तो आपने देखा कि अनुच्छेद 77 है, अनुच्छेद 74 है, उसके मुताबिक वो करेंगे, और उन्होंने उसके मुताबिक किया या नहीं किया, इसे न्यायालय में प्रश्नगत यह भी किया जाएगा। बस सिर्फ
इतना अपेक्षित है कि वे प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह से करेंगे। ये बात उनके और प्रधानमंत्री के बीच की मानी गई और ये कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें कोई सलाह दी या नहीं दी, ये सब उन दोनों के बीच की बात है। हम इसमें पढ़ेंगे ही नहीं। हम ये मानेंगे कि प्रधानमंत्री ने सलाह दी, क्योंकि सलाह के मुताबिक काम करते वो दिखाई देते हैं और प्रधानमंत्री ने उनके विरुद्ध कुछ नहीं किया। इससे यह साबित है कि प्रधानमंत्री उनसे सहमत थे और हम इस बात का परीक्षण करेंगे कि क्या ये जो कुछ किया गया ये संविधान की सीमाओं में किया गया। यानी हमने आपसे कहा था ये शब्द कि संविधान के उपबंधों के अनुसार करेंगे, ये जुडिशियल रिव्यू के द्वार खोल देता है और जुडिशियल रिव्यू होगा और होता है और समस्त कार्यपालिकी शक्ति, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। और अगर कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं पाया जाता तो उच्चतम न्यायालय या जुडिशियरी ये घोषित करती है कि ये काम शून्य है, क्योंकि ये संविधान के अनुसार नहीं किया गया। लेकिन अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति इसे करने में राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे जिसे नहीं होना चाहिए, तो क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो पाएगा? क्या मंत्री जिसे वो सजेस्ट करे वो बनाने से इनकार कर दें तो क्या न्यायिक पुनरीक्षण हो पाएगा? नहीं, तब न्यायिक पुनरीक्षण संभव नहीं। तब क्या होगा? तब या तो इंपीचमेंट या तो महाभियोग लाइए और या इस्तीफा दे दीजिए, और जब आप इस्तीफा दे देंगे तो राष्ट्रपति सरकार बना ही नहीं पाएंगे और फिर 74 लागू होगा कि मंत्री परिषद होगी। फिर राष्ट्रपति के सामने विकल्प क्या बचेगा? यानी यहां न्यायिक अनुतोष नहीं है, यहां पॉलिटिकल राजनैतिक अनुतोष है कि राष्ट्रपति ये कर ही नहीं पाएंगे कि वे प्रधानमंत्री के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दें जो लोकसभा का विश्वास अर्जित करने में असमर्थ हो। ये कर ही नहीं पाएंगे और जब ये कर ही नहीं पाएंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि ये शब्द कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति जिसे करना चाहिए वो न भी करें तो भी न्यायिक पुनरीक्षण संभव नहीं है। इसलिए यह कहा जा सकता है अधिकतम कि ब्रिटेन की जो संवैधानिक परंपरा है उसको लिखित रूप यहां दे दिया गया, लेकिन आज भी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है जो कि लिखित रूप में हिंदुस्तान में लागू होने लगा। और दिस इज द इंटरप्रिटेशन which has been forwarded by the Supreme Court in case of UN Rao versus Union of India। UN Rao में उन्होंने यही कहा और यही UN Rao में उन्होंने यह भी कहा कि इसीलिए हम ये मानेंगे कि ब्रिटेन में मोनार्क और उसके मंत्रिमंडल के बीच संबंधों को शासित करने के लिए जो संवैधानिक परंपराएं चल रही हैं वे सारी की सारी हिंदुस्तान के संविधान का भाग है, ये हम मान लेंगे। क्योंकि एक कन्वेंशन जब फ्रेमर्स ने लिखित रूप में यहां रख दिया तो इसका मतलब है कि सारे कन्वेंशन जो मोनार्क और मंत्रिमंडल के बीच संबंधों को नियंत्रित करते हैं वे सारे कन्वेंशन भाग हैं किसके? भारत की संवैधानिक विधि के। इसलिए 75 जहां एग्जीक्यूटिव और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी रियल एग्जीक्यूटिव जो तो पूरी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्षता में ही गठित होती है, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव है उसके और प्रेसिडेंट के बीच जो संबंध है इनके बारे में इंग्लैंड की संवैधानिक विधि लागू होती है, लेकिन वहां नहीं जहां इंग्लैंड की संवैधानिक विधि को संविधान के शब्दों के द्वारा लिखित रूप में बदल दिया गया है, वहां नहीं। वहां जो लिखित है वही लागू होगा, अदरवाइज अलिखित भी लागू होगा। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ये देखने से ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति को निरंकुश शक्ति दे रहा है, लेकिन ये निरंकुश शक्ति नहीं दे रहा।
उन दशाओं में तो बिल्कुल नहीं, जब क्लियर कट मेजॉरिटी एक दल के पास है, और अगर एक दल के पास नहीं भी है तो एक कोलाइशन के पास है, उस कोलाइशन का लीडर कोई अपॉइंट हो गया, तो भी राष्ट्रपति के पास विवेकाधिकार सीमित है। उन दशाओं में यह विवेकाधिकार काम करना शुरू करता है जब सारे दल एक दूसरे को सहयोग करने को सहमत भी नहीं है और कोई एक किसी कोलाइशन का लीडर यह भी नहीं। फिर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने से पहले किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करके ये संभावना तलाश कर सकते हैं कि लोकसभा का भंग जैसा कठोर निर्णय लेने से पूर्व किसी व्यक्ति को लोकसभा का विश्वास अर्जित करने का अवसर यह देना चाहिए। उन दशाओं में तो राष्ट्रपति का ही विवेक काम करता है, अन्यथा राष्ट्रपति के पास इस संबंध में कोई विवेक नहीं है। अब सवाल यह उठता है, किसी भी दल के पास बहुमत नहीं और फिलहाल कोई एक दूसरे को सपोर्ट करने को तैयार यह भी नहीं दिखता, अब राष्ट्रपति क्या करे? क्योंकि राष्ट्रपति पर जिम्मेदारी है किसकी? संविधान के संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण की। उन्हें सब कुछ वो करना है जो संविधान की रक्षा के लिए जरूरी हो। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति लोकसभा का भंग ऐसा कठोर निर्णय ये एकदम न लें, बल्कि संभावना तलाशें कि कोई उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सके। तो फिर राष्ट्रपति क्या करते हैं? अब किसी को बुला तो सकते नहीं, क्योंकि बहुमत प्राप्त दल का नेता तो कोई दिखता नहीं। यहां भी राष्ट्रपति का विवेक काम करना शुरू करता है। और UN राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने क्या कहा कि जहां लिखित रूप में भारत की संवैधानिक विधि का भाग इंग्लैंड में चलने वाला कोई संवैधानिक कन्वेंशन बना दिया गया, वहां तो लिखित लागू होगा, अदरवाइज अलिखित भी लागू होंगे। ठीक है ना? अदरवाइज अलिखित भी लागू होंगे, क्योंकि ये फील्ड आज भी संवैधानिक परंपराओं से शासित हो रही है। ये अलग बात है कि कुछ संवैधानिक परंपराएं लिख दी गई, कुछ अलिखित है। आज भी संवैधानिक परंपराओं से शासित हो रहे, क्योंकि परंपरा वो है जिसे लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता और कानून वो है जिसे लीगली इन्फोर्स किया जा सकता है। इस बात को लीगली इन्फोर्स किया ही नहीं जा सकता, इसलिए इसे हम संवैधानिक परंपरा ही मानेंगे। तो इस दशा में देखें इंग्लैंड में मोनार्क क्या कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में इस दशा में मोनार्क क्या करता है? सबसे बड़े दल के नेता को सरकार फॉर्म करने के लिए बुलाता है, सबसे बड़े दल के नेता को। इसीलिए आपने देखा कि पिछले कई वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार आने से पूर्व कई बार फ्रेगमेंटेड जनादेश, फ्रेगमेंटेड मैंडेट आया, और उन दशाओं में राष्ट्रपति ने क्या किया है? सबसे बड़े दल के नेता को, अटल बिहारी वाजपेयी एक बार 13 दिन की सरकार बनाए थे, ठीक है, और 13 दिन की सरकार, उस समय बीजेपी को 162 एमपी उनके जीते थे, और कोई इतने एमपी जीत कर नहीं आया था, और सरकार बनाने का दावा किसी का नहीं था। तो सर्वप्रथम अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया, नहीं बन पाई, नहीं चली। फिर अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन की सरकार के बाद HD देवगौड़ा, उनको प्रधानमंत्री बनाया था। HD देवगौड़ा फिर नहीं चला पाए, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हुए, और HD देवगौड़ा और चंद्रशेखर के बीच में इंद्र कुमार गुजराल, वो भी प्रधानमंत्री हुए, और फिर भी मसला 1.5-2 साल ही चल पाया, और उसके बाद लोकसभा को भंग करना ही पड़ा। लेकिन फिर भी जहां तक प्रयास हो सकता था वहां तक किया, और एक परंपरा संवैधानिक विकसित हुई है कि सबसे बड़े दल के नेता को ही बुलाएंगे, यद्यपि वो बहुमत प्राप्त दल का नेता नहीं है। इवन इंदिरा गांधी, इन्होंने भी 66-67 में अल्पमत की सरकार चलाई, अल्पमत की, इनके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, ठीक है, सबसे बड़े दल की नेता थे।
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी लोकसभा अगर यह प्रस्ताव पास करे कि हम सरकार के इस विधायी प्रस्ताव को या वित्तीय प्रस्ताव को सहमति नहीं दे रहे, तब सरकार गिरेगी ना। ठीक है, बहुमत प्राप्त दल की नेता नहीं थी इंदिरा गांधी, लेकिन सदन में यह स्थिति कभी आई नहीं कि उनके द्वारा रखा गया कोई प्रस्ताव गिरा हो, इसलिए उनकी सरकार पूरे 5 वर्ष चलती रही। नरसिंह राव, उनकी भी सरकार अल्पमत की सरकार थी। कालांतर में हेमंत सोरेन, जो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री अभी बने, उनके पिताजी रिश्वत लेकर, वही सांसद रिश्वत प्रकरण आपको बताया था, उन्होंने वोट किए थे। तो कुल मिलाकर यहां पर जो हम कहना चाहते हैं वो सिर्फ इतना कि राष्ट्रपति उन दशाओं में जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है, इस विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, और वो भी उनका विवेक और उनका जो काम है वो नियंत्रित होगा ब्रिटेन की अलिखित संवैधानिक परंपराओं से, और उसमें भी वो सबसे बड़े दल के नेता को बुलाएंगे। अभी हम अखबार देख रहे थे, बड़ी मजे की बात हमें लग रही थी। अडानी पर क्या आरोप है? आरोप यह है कि उन्होंने रिश्वत दी, रिश्वत ली, यह आरोप नहीं है। ठीक है ना, उनका नाम भी चार्जशीट में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं अमेरिका में आरोप क्या है? रिश्वत दी, रिश्वत ली, यह आरोप नहीं है। लेकिन भारत की संसद में हंगामा वो लोग कर रहे हैं जिन पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत ली। ठीक है, मजेदार ये है भाई, हंगामा कौन कर रहा है? वे जिन पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत ली, दी नहीं। अगर अडानी ने रिश्वत दी तो किसे दी? ठीक है, दी तो आप ही को भाई। बिजली के प्रोजेक्ट कौन दे सकता था उन्हें? चलो मान लेते हैं रिश्वत दी, और वो देते भी हैं, ये देते भी हैं। ये एक ऐसा व्यवहारिक सत्य है जिसे नकारने से काम नहीं चलेगा। आप शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन छुपाकर बैठ जाओ, सोचो हमें कोई देख नहीं रहा, तो इससे कोई लाभ नहीं होता। जो है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, और व्यापारिक जगत का, व्यवसायिक जगत का सत्य यही है कि वहां रिश्वत दिए बिना कुछ हासिल नहीं होता। आपको कोई प्रोजेक्ट हासिल करना है, रिश्वत देनी ही होगी। ये हिंदुस्तान के व्यापारिक जगत का, औद्योगिक जगत का, व्यवसायिक जगत का ऐसा सत्य है, ऐसा कड़ुआ, ऐसा घिनौना सत्य है जिसे स्वीकार करना ही होगा। और अमेरिका में स्वीकार किया है। वहां प्रोजेक्ट लेने के लिए रिश्वत देना ये अपराधी नहीं है। वहां की व्यापार, हां, झूठ बोलना कि हमने नहीं दी, ये अपराध है। इसीलिए अडानी पर अगर उन्होंने झूठ न कहा होता तो कोई वहां आरोप न होता। ठीक है, और हमारे देश में हम तो नाटकबाजी, रिश्वत खूब लेंगे और बताएंगे ये हम तो बहुत बढ़िया आदमी है। यानी जिन्होंने रिश्वत ली, शोर वो मचा रहे हैं कि उसे गिरफ्तार किया जाए जिसने रिश्वत दी। ठीक है, मजेदारी है, शानदार स्थिति है। बड़ा आप देखें तो कैसे बेशर्म लोग हैं, कैसे बेशर्म है। ठीक है, खैर, तो राष्ट्रपति उन दशाओं में अपने इस विवेक के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। क्या सामान्य दशाओं में भी प्रधानमंत्री नियुक्त करने पर राष्ट्रपति के अधिकार पर कोई सीमा लगी हुई है? तो अगर बहुमत प्राप्त दल का नेता भी है, ठीक है, अगर बहुमत प्राप्त दल का नेता भी है, लेकिन वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता ये अर्जित करने के अयोग्य है, तो भी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इट इज ऑल्सो ए रिस्ट्रिक्शन which is impliedly imposed on the right of the president, which is available to him in the selection of the prime minister of India. ये भी एक प्रतिबंध है जो उनकी शक्ति पर लगा हुआ है। वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को विधायिका का सदस्य जो होने के अयोग्य है उसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नियुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो संसद के सदन का, किसी एक सदन का सदस्य होने के अयोग्य है, उसे 6 माह में संसद की सदस्यता लेनी ही होगी। और अगर वो अयोग्य है, उसमें वो योग्यताएं नहीं है,
जो अनुच्छेद 84 में बताई गई और जो निर्योग्यताएं अनुच्छेद 102 में बताई गई, ये एक होनी चाहिए और एक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर इन शर्तों को वो पूरा नहीं करता तो भी वो बहुमत प्राप्त दल का नेता रहे, वो कोई रहे, उसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि अगर यह कहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, तो क्या लोकसभा के सदस्य को ही प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जा सकता है? क्या प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होने अनिवार्य है? क्योंकि जो दिखता है वो तो यही दिखता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अक्सर लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। और कुछ पढ़े लिखे, एक वकील साहब हमसे बाकायदा इस विषय पर खूब ढंग से बहस कर रहे थे कि नहीं, तो लोकसभा का मेंबर वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो सकता है। जब उन्होंने मनमोहन सिंह का उदाहरण दिया तो वही मानने को ही तैयार नहीं थे कि मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। वो कहते आपको मालूम नहीं होगा। हमने कहा भाई आज तो गूगल उपलब्ध है, देख लो, दिक्कत क्या है। फिलहाल वो मानने को तैयार नहीं हुए। ये तथाकथित पढ़े लिखों की स्थिति है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, और वो भी उनकी जो लीगल फील्ड से होने का दावा करते हैं। ठीक है, ये उनकी स्थिति। तो कुल मिलाकर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। और सबसे पहली नेता इंदिरा गांधी थी, जिन्हें बड़ा लोकप्रिय नेता बताया जाता है देश का। सबसे पहली लीडर वो हैं जो राज्यसभा की सदस्य होते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुई थी। ठीक है, उसके बाद दूसरे कांग्रेस के ही नेता हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमेशा राज्यसभा के ही मेंबर रहे, कभी लोकसभा के मेंबर नहीं बने। ठीक है, वही सारी चीजों की शुरुआत उन्होंने की है। सारी खराब चीजों की शुरुआत कांग्रेस से ही हुई है। देश की संवैधानिक विधि आप पढ़ेंगे तो एक एक चीज आपके सामने आएगी कि सारी खराब चीजों की शुरुआत इन्होंने ही की है, और यही संविधान बचा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो सबसे पहली नेता इंदिरा गांधी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री अंततः मंत्री है, अंततः मंत्री है। और मंत्री के बारे में लिखा कि विद इन 6 months ही मस्ट एक्वायर द मेंबरशिप ऑफ द एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो यही प्रधानमंत्री। और जब इस लाइन का एनालिसिस हम करते हैं तो इससे यह तय हो जाता है कि वो व्यक्ति जो इवन न राज्यसभा का मेंबर है न लोकसभा का मेंबर है, उसे भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि किया गया किस केस में? एचडी देवगौड़ा के केस में। एचडी देवगौड़ा न लोकसभा के मेंबर थे न राज्यसभा के। जिस समय उन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया उस समय वो कर्नाटक विधानसभा के या तो मुख्यमंत्री थे या एमएलए थे, एकदम एग्जैक्ट हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन कर्नाटक विधानसभा में थे। वो कुछ भी नहीं थे, न लोकसभा के मेंबर न राज्यसभा के। हां, यह जरूर है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इस लाइन को जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं, किसके साथ? आपका कहां पर? 75(5) के साथ। क्योंकि 75(5) में लिखा है कि कोई मंत्री, प्रधानमंत्री अंततः मंत्री तो है ही है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि की तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी 6 मास तक वो मंत्री बना रहेगा। तो जब हम 75(1) को 75(5) के साथ पढ़ते हैं तो यह क्लियर हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भी नियुक्त होगा वो 84 और 102 इसके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर होने के योग्य हो, लोकसभा का विश्वास अर्जित कर सकता हो। क्यों? 75(3) कहेगी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, और 75(5) ये शर्त लगा देगा कि विद इन 6 months ही मस्ट एक्वायर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन 6 महीने तक वो व्यक्ति भी जो सदन के संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो सकता है, और हुए हैं एचडी देवगौड़ा। फिर ये बात कहां से चलती है पढ़े लिखे समाज में?
सो कॉल्ड पढ़े लिखे समाज, पढ़ा लिखा तो कहने नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा टर्म है पढ़ा लिखा। पढ़े लिखे ऐसी बेवकूफी की बातें करते हैं कि सुनकर गुस्सा आती है। ठीक है, कुछ नहीं आता जाता, कुछ भी कहना शुरू। जो आपको नहीं पता वो सब कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं है। दुनिया में बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता, और वो था उस दिन पर भी जिस दिन आप उसे अंधविश्वास कहते थे। ठीक है, ये इससे साबित है कि आज वो खोज लिया गया। ठीक है, इससे वो साबित होता है कि वो अंधविश्वास नहीं था, तुम्हारा अंधापन था। ठीक है, इसीलिए तुम उसे अंधविश्वास कहते थे। अदरवाइज आज कैसे तय हो रहा है कि वो सब कुछ है? ये तो आज तय हो रहा है। हमने कहा आपसे कि अगर कोई, जब जेनेटिक्स नहीं थी, अगर कोई ये कहता कि गर्भाधान के क्षण पर जाना जा सकता है कि होने वाला बच्चा काला होगा, गोरा होगा, लूला होगा, लंगड़ा होगा, तो लोग कहते हैं बेवकूफी की बात है, हो ही नहीं सकता। और आज नॉर्मल अल्ट्रासाउंड आप कराइए, ठीक है, और नॉर्मल अल्ट्रासाउंड बता देगा कि बच्चे की स्थिति क्या है। ठीक है, वो बता देगा। तो सवाल यह है कि जो आप जानते नहीं है वो नहीं है, ऐसा कहना मूर्खता है। लेकिन सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग जितने हैं वो सब इसी ढंग की बातें करते हैं। इन सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों को यह नहीं मालूम कि आपकी क्षमताएं सीमित हैं, आपका दायरा सीमित है। आपको एक निश्चित दायरे में जीने के लिए भगवान ने बनाया है। आप एक निश्चित दायरे में जिएंगे, और जब आप निश्चित दायरे में जिएंगे तो उससे ऊपर जो कुछ है वो भी आपकी पकड़ में नहीं आएगा, वो भी आपके लिए नहीं है। और जो कुछ उससे नीचे है उस दायरे के, वो भी आपके लिए नहीं है। आप एक निश्चित दायरे में जीने वाले आदमी हैं, हमने कई बार कहा। और निश्चित दायरे में जीने वाला आपको भगवान ने इसीलिए बनाया क्योंकि उसके बिना जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अगर जितनी प्रकार की गंध यहां आ रही है वो सब आपको अनुभव होना शुरू हो जाए तो बैठ नहीं पाएंगे आप। ठीक है, और यहां इस उतने ही प्रकार की गंध जितनी आपको महसूस हो रही है उसके अलावा नहीं है, ये भी नहीं कहा जा सकता। अभी कुत्ता लाइए, उसे अनेक प्रकार की गंधें आना शुरू हो जाएंगी। कहां से आ रही है नहीं यहां? अगर नहीं है तो उसे कहां से आ रही हैं? यहां बहुत सारी आवाजें हैं जो आपको नहीं सुनाई दे रही हैं, क्योंकि आपको एक दायरे में जीने के लिए रखा गया है। आप एक दायरे में जिएंगे, उससे बाहर नहीं। अगर आपको वो सारी आवाजें सुनाई देने लगे जो यहां चल रही हैं तो आप बहरे भी हो सकते हैं। और वे आप इंस्ट्रूमेंट लगाइए, वो चीजें सुनाई देना शुरू। तो अगर नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट लगाते ही आ कहां से गई? पैदा तो नहीं कर दी इंस्ट्रूमेंट ने। इंस्ट्रूमेंट तो माध्यम है, मीडियम है आपको सुनाई देने का, है तो जो कुछ आप जानते नहीं वो नहीं है, ऐसा कहना बेवकूफी है। लेकिन सो कॉल्ड जितने पढ़े लिखे हैं वो सब ऐसी ही बातें करते हैं, भगवान है ही नहीं। जैसे इनने ये देख के आए ना कि भगवान नहीं है। अरे भाई, तुम देख के आए तो तुम किस आधार पर कह रहे हो नहीं है? ठीक है, दिखता तो उलट है, नहीं है तो फिर चल कैसे रहा सब कुछ? दिखता बिल्कुल उलट है और आप बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग जितने हैं ये बेवकूफ हैं, क्योंकि पढ़े लिखे की एक ही डेफिनेशन हो सकती है, जो जानता है। ठीक है, जो जानता है, और जानना अनुभव की प्रक्रिया है। ठीक है, आज वैज्ञानिक कहते हैं कि 4-5 करोड़ साल की बात है, सूरज ठंडा हो जाएगा, सूरज नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा हम नहीं कहते, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं जो सूर्य पर खोज कर। और हमने तो जब हम इतने बड़े थे, टीवी पे वो आता था सीरियल डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका जो टाइटल सॉन्ग था, ठीक है, वो ये था कि सूरज मरी है, चंदा मरी है धरती आकाशा। ठीक है, साधो ये मुर्दों का गम। ठीक है, और ये कबीरदास ने लिखा है, जिनकी घोषणा क्या है कि मसी कागज छुओ नहीं
कलम गई नहीं हाथ। तो अगर उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में तो गए नहीं थे, ये जाना कैसे? ठीक है, ये जाना कैसे कि सूरज मरी है, चंदा मरी है, और आज आपके वैज्ञानिक कहते हैं कि इतने, वो 4 करोड़ साल सही, लेकिन है तो इतने साल बाद सूरज नहीं रहेगा। ठीक है, तो बात तो उनकी भी ठीक है। तो जानने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर आए। ठीक है, पढ़ा वो भी है जो जानता है, बस ये अलग बात है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटी की डिग्रीधारी हैं, उन्हें कुछ नहीं आता जाता। ठीक है, तो ये बात, ये जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे हैं, इनमें आई कहां से कि लोकसभा का सदस्य ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा? ये आई कहां से? है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। आधा अधूरा ज्ञान ये अहंकार पैदा करता है, और जैसे ही आप वाकई ज्ञानी बनते तो आपको लगता है कि हम तो कुछ जान ही नहीं पाए, हम तो कुछ जान ही नहीं पाए। इतना जानने योग्य है, इतना जानने योग्य है। जो समुद्र है, बताते हैं उसका 7-8% ही हम लोगों द्वारा जाना गया है। 90% अभी ऐसा है जहां किसी आदमी ने कभी कदम ही नहीं रखा है अब तक। ठीक है, तो जानने योग्य तो इतना है कि जब आप जानते तो जानते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। तो अधजल गगरी छलकत जाए है क्या कि ब्रिटेन में स्थिति क्या है? ब्रिटेन में पोजीशन ये है कि वहां प्राइम मिनिस्टर हमेशा हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। वहां कभी भी जो आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसका सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बनता। क्यों? क्योंकि एक तो वहां अनुच्छेद 88 जैसी स्थिति नहीं है। हमारे यहां अनुच्छेद 88 है जो मिनिस्टर्स को फैसिलिटी देता है कि वे संसद के दोनों सदनों में जाकर के अपनी बात रख सकते हैं, भले ही वे उस सदन के सदस्य न हो, बस उस सदन में वोट नहीं करेंगे, वो बाकी बोल सकते हैं। ऐसी फैसिलिटी इंग्लैंड में नहीं है, हमारे यहां है। हमने ये फैसिलिटी रखी क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे यहां उच्च सदन इलेक्टेड है, उनके यहां हेरिडिटिकल है। अब तो उसमें भी इंप्रूवमेंट आए हैं, सुधार आए हैं। अब तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स भी इलेक्शन के आधार पर कुछ सदस्यों का चुनाव करता है, लेकिन कुछ का अभी भी हेरिडिटिकल सदस्य वहां होंगे, पीयर्स कहते हैं उनको। ठीक है, तो वो वहां अपॉइंट होंगे। जब वो अपॉइंट होंगे तो वो हेरिडिटी के आधार पर, आनुवंशिकता के आधार पर जो लोग वहां सदस्य बने वे आकर हाउस ऑफ कॉमन्स में भाषण दे, ये उचित नहीं माना गया है। इसलिए वहां अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य मंत्री हो भी जाए तो वो घुस नहीं सकता हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो मंत्री वहां बन जाएंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो ऐसा व्यक्ति है जो सबके प्रति आंसरेबल होना चाहिए, इसलिए वहां नियम यह है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स का ही सदस्य होगा। क्योंकि अधजल गगरी छलकत जाए, ब्रिटेन का अध्ययन कर लिया, यहां लागू कर रहे हैं। यहां ऐसी दशा नहीं है। यहां अनुच्छेद 88 के मुताबिक जो मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर हैं वे उस सदन के सदस्य न भी हो तो भी जाकर के बोल लेंगे। इसलिए यहां संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों होते। लेकिन हमारे यहां फिर ऐसा है क्यों कि प्राइम मिनिस्टर ही अक्सर होते हैं? तो हमने आपसे कहा था क्योंकि वित्तीय मामलों में लोकसभा के अधिकार बढ़े हुए हैं, अन्य मामलों में समान है राज्यसभा के। लेकिन चाहे वित्त विधेयक हो चाहे धन विधेयक हो, दोनों लोकसभा में ही आएंगे। और वित्त का मामला एक महत्व का मामला है। वित्तीय नियंत्रण जिसके पास होता है वो प्रभावी दिखाई देता है। पारिवारिक जो व्यवस्था है उसमें भी कहते कमाऊ पूत, कहते हैं कि ठीक है, दुधारू गाय की 4 लातें भी सही जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सामाजिक जीवन का सत्य भी है, पारिवारिक जीवन का सत्य भी है और राष्ट्रीय जीवन का सत्य भी है कि जो वित्तीय नियंत्रण रखेगा वो महत्व की स्थिति में दिखाई देगा। इसलिए माना यह जाता है कि लोकसभा में अगर प्रधानमंत्री बैठे होंगे तो ज्यादा ठीक होगा, ज्यादा अच्छे से संचालन वो सरकार का कर पाएंगे। इसलिए प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से ही हो
ऐसा एक परंपरा विकसित हुई है। और फिर एक चीज ये भी है कि जब डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट किया है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जहां करने का अवसर मिले प्रधानमंत्री का जनता को, वही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इसलिए लोकसभा का चुनाव अक्सर प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने वाले लोग लड़ते हैं और जीतकर प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन इस परंपरा की के विरोध में जो परंपरा शुरू की वो कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी, दैट वाज द फर्स्ट लेडी हु हैज टेकन द ओथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, वो मेंबर ऑफ राज्यसभा। और देखें, किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जा सकता है। इस मामले में भी देवगौड़ा दूसरे हैं। पहले कौन है? राजीव गांधी। पहले कौन है? राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी अपॉइंट हुए थे। ठीक है, कैसे लोग उसके इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, राज्यसभा के मेंबर थे राजीव गांधी उस समय, लेकिन कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता नहीं थे। ठीक है ना, यानी बहुमत प्राप्त दल के नेता नहीं थे। इंदिरा गांधी की मौत हुई थी, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक बुलाए बिना जैल सिंह ने पहले राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, मंत्रिमंडल ने शपथ ली और उसके बाद क्रिमिनेशन हुआ था इंदिरा गांधी का, और बाद में वो कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता चुने गए। वो क्यों हो पाया? क्योंकि 75(1) कहता था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ये जो शब्द लिखे हैं ये इन्हीं स्थितियों के लिए लिखे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ज्ञानी जैल सिंह ने उसमें गलत किया, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम ये आपको बता रहे हैं कि जो संविधान बचाने वाले हैं वो संविधान का कैसा कैसा उपयोग कर चुके हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, और दूसरे एच डी देवगौड़ा हैं जो कि न बहुमत प्राप्त दल के नेता थे उस समय, और इवन लोकसभा या राज्यसभा में से किसी के सदस्य भी नहीं थे, और उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्हें अपॉइंट किया गया था। एक और एपिसोड है चौधरी चरण सिंह का। हुआ यह था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुए और बीच में गिरी। चौधरी चरण सिंह, इनके साथ जनता पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स गए और कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन का वायदा किया। इस आधार पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह को नियुक्त कर दिया गया। इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट केस चौधरी चरण सिंह का। उसके और क्यों 75(1) कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, कर दी। ठीक है, अब उस समय चौधरी चरण सिंह के बारे में राष्ट्रपति का यह विश्वास है कि ये लोकसभा का समर्थन हासिल कर लेंगे, लेकिन हासिल किया नहीं है। कांग्रेस ने कहा है कि हम सपोर्ट कर देंगे, किया नहीं है। चौधरी चरण सिंह को विश्वास मत हासिल करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा एक समय दिया गया। उस समय के पहले ही, यानी चौधरी चरण सिंह विश्वास मत अर्जित करते, लोकसभा को फेस करते, इसी बीच कांग्रेस ने सपोर्ट विड्रॉ कर ली, समर्थन वापस। अब चौधरी चरण सिंह ने कभी भी एज द प्राइम मिनिस्टर लोकसभा को फेस ही नहीं किया। चौधरी चरण सिंह ने सिफारिश की, लोकसभा भंग नहीं की गई, संसद के सत्र का 17वां अवसान यह कर दिया गया। तो और 17वां अवसान जब है तो लोकसभा है ये माना जाएगा। चौधरी चरण सिंह बहुमत का प्रयास करते रहे, नहीं मिला। अंततः उन्होंने राष्ट्रपति को सिफारिश की और लोकसभा भंग हो गई। लेकिन आपका 74(1) कहता है मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, तो जब मंत्रिपरिषद होगी तो कौन सी मंत्रिपरिषद हो? जो है लोकसभा के भंग होने के समय वही तो रहेगी। चौधरी चरण सिंह एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हुए, ठीक है ना, जब तक नए चुनाव हो करना है।
एक रिट याचिका को वारंटों की पड़ी, कहां? कलकत्ता हाईकोर्ट में, मदन मुरारी वर्सेस चौधरी चरण सिंह। ठीक है, और मदन मुरारी वर्सेस चौधरी चरण सिंह में कहा गया कि ये जो कार्यकारी मंत्रिमंडल है ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस मंत्रिमंडल ने लोकसभा कभी फेस ही नहीं की, इसलिए लोकसभा के प्रति ये कभी उत्तरदायी नहीं हुआ, इसलिए 75(3) वायलेट हो रहा है और इसलिए हटना चाहिए। तो कोर्ट ने उसमें जो कहा, उसमें कोर्ट ने कहा कि अगर हम आपकी बात मान लें तो फिर तो बात यह आ गई कि लोकसभा प्रधानमंत्री का चुनाव करेगी, फिर तो ऐसे बात हो गई ना, क्योंकि लोकसभा जो फेस करे, लोकसभा को जो फेस करे वही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो सकता है। जबकि 75(1) कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे और चौधरी चरण सिंह को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। लेकिन दूसरी हार्ड रियलिटी यह भी है कि चौधरी चरण सिंह ने कभी लोकसभा फेस नहीं की और 75(3) यह भी कहता है कि लोकसभा का विश्वास उसे अर्जित होना चाहिए। ठीक है, फिर संदर्भ में व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की, उन्होंने कहा यह असाधारण परिस्थिति है और यहां लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी सरकार। यह शायद इसलिए रखा गया क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व तो देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी होगा। लेकिन इस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद होगी, क्योंकि हमने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई नहीं है, राष्ट्रपति कभी भी अपने एडवाइजर्स के मुताबिक काम नहीं कर सकते, इसलिए प्रधानमंत्री तो रहेंगे। लेकिन इस दशा में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद है, इसे केवल देश के डे टू डे प्रशासन, इसी से मतलब रखना चाहिए। कोई ऐसी सलाह राष्ट्रपति को नहीं देनी चाहिए जो कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को ही देनी चाहिए। ऐसी कोई सलाह इस मंत्रिपरिषद द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। और अगर ये दे ठीक है, तो राष्ट्रपति को उस सलाह को न मानने का पूरा हक है। क्यों? क्योंकि वे अल्टीमेटली संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण के लिए उत्तरदायी। लेकिन अगर डे टू डे प्रशासन के संबंध में कोई सलाह दी जा रही है तो वे इस मंत्रिपरिषद की भी मानेंगे, और चूंकि यह हक उन्हीं का है, इसलिए राष्ट्रपति ने कोई गलती नहीं की है चौधरी चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करके, और न ही उन्होंने ये गलती, ठीक है, की है कि संसद का सत्रावसान किया या संसद को भंग किया। ये संसद यानी लोकसभा को, राज्यसभा को तो कर ही नहीं सकते, इसमें कहीं कोई गलती नहीं। तो कुल मिलाकर हम देखें तो जो 75(1) कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, तो ये नियुक्ति करेंगे अनफेटर्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड दिखाई देता है। लेकिन जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि न ये अनफेटर्ड है न ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, इस पर भी प्रतिबंध है। और राष्ट्रपति को उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा जो संसद के दोनों सदनों का सदस्य होने के योग्य हो, जो लोकसभा का विश्वास अर्जित कर सकता हो। हाँ, ये ठीक है कि उन्हें इस संबंध में विवेक का हक है, लेकिन वो बड़ा सीमित है और वो सिर्फ उन दशाओं में हो सकता है जबकि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। और कौन लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता हो सकता है, इस विषय पर संदेह हो, तब राष्ट्रपति के पास विवेकाधिकार है। वो चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी और देवगौड़ा के केस से बिल्कुल साबित है कि उन दशाओं में राष्ट्रपति के पास हक है कि वे किसी भी व्यक्ति को, भले ही वो उस समय लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं भी है, तो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये हक अप्रतिबंधित बिल्कुल नहीं है। ये लोकतंत्र के हक में, लोकतंत्र के समर्थन के लिए इस शक्ति का उपयोग किया जाएगा। शेष बात हम लोग कल कर रहे हैं और कल 75 खत्म हो जाना चाहिए, और 75 खत्म होते ही एग्जीक्यूटिव लगभग खत्म हो जाएगी, लगभग यानी 2-3 दिन और लगेंगे, फिर हम लोग जुडिशरी की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे।